अब वही अप्लाइड फोर्स अगर हम ऑब्लिक एफर्ट लगा रहे हैं टू मूव द सेम मास ऑन सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस, then the magnitude of that obliquely applied force is depending on the theta as well. Theta is what? The angle between the applied force and the horizontal direction. ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि न्यूमरेटर पार्ट कांस्टेंट बट डिनोमिनेटर पार्ट थीटा डिपेंडेंट। अगर मान लो हमको अप्लाइड डायरेक्शन एग्जैक्टली नहीं पता है, अगर हम लोग सभी अलग अलग थीटा पे एफ को अप्लाई करेंगे तो सबका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट डिफरेंट आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑब्लिकली एफर्ट अप्लाइड फोर्स होता है इसका डिफरेंट डायरेक्शन पे डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मिलेगा, प्रोवाइडेड दिस, ये कंडीशन अगर लगाते हैं कि विद एन ऑब्लिक एफर्ट which is at an angle theta with the horizontal direction, then that oblique effort magnitude will depend on theta and there can be various values। और हम लोग तो इक्विलिब्रियम मान के इसको डिराइव किए ना, ठीक है, इक्विलिब्रियम मान के डिराइव किए हैं, तो वी विल गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ एफ एट डिफरेंट थीटा। तो इसका मतलब है कि अब इसको अगर मेरे को हॉरिजॉन्टल सरफेस में मूव कराना है और 10 जन अलग अलग अटेम्प्ट लेगा तो सबका अप्लाइड फोर्स डिफरेंट होगा टू ब्रिंग दिस मास इनटू मोशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वहां जैसे कि 10 आदमी अगर एक पर्टिकुलर मास को हॉरिजॉन्टल सरफेस में मूव कराने के लिए अटेम्प्ट लेगा तो सभी 10 आदमी को एक ही फोर्स लगाना होगा, ऑल ऑफ देम नीड टू अप्लाई म्यू एम जी। लेकिन वही काम अगर ऑब्लिकली करेंगे तो 10 आदमी को अलग अलग 10 अप्लाइड फोर्स का वैल्यू मिल सकता है टू ब्रिंग द सेम रिजल्ट, प्रोवाइडेड इफ दे अप्लाई द फोर्सेस इन ऑल डिफरेंट डायरेक्शंस। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि दिस इंप्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, मैग्नीट्यूड of f varies with theta to bring the mass into motion। अब सवाल है कि देयर कैन बी डिफरेंट वैल्यू ऑफ एफ एट डिफरेंट थीटा। क्लियर है? लेकिन अब जितना भी, अब थीटा का कितना परमिसिबल वैल्यू हो सकता है? इन्फिनाइट। इन बिटवीन देखो ज्योमेट्री के हिसाब से ऑब्लिक एफर्ट इन दिस क्वाड्रेंट रीजन कैन हैव इन्फिनाइट डायरेक्शंस, हाँ या ना? इन बिटवीन जीरो, थीटा में हॉरिजॉन्टल के साथ ले रहे हैं तो थीटा का लिमिट कितना होगा? 0 से 90 इस क्वाड्रेंट में, हाँ या ना? थीटा का वैल्यू अगर 0 से 90 में अलग अलग वैल्यू लेंगे तो अलग अलग एफ होगा। तो सवाल है कि क्या हम थीटा लगातार इंक्रीज करते रहेंगे तो ये जो अप्लाइड फोर्स है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? विद द चेंज ऑफ थीटा, सपोज दिस अप्लाइड फोर्स इज कंसर्न्ड, इफ आई टेक सपोज 100 अटेम्प्ट लेते हैं, थीटा का वैल्यू 0 ऑनवर्ड्स 1 2 3 4 5 6 करके हर एक अटेम्प्ट में थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं अप टू 90, 100 अटेम्प्ट लिए। तो मेरा कहने का मतलब वो जो कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग थीटा पे वन आफ्टर अनदर अटेम्प्ट जो ले रहे हैं तो वो 100 वैल्यूज ऑफ एफ एट इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ थीटा, ऑल सच वैल्यूज ऑफ एफ, विल इट बी क्रिएटिंग वन स्पेसिफिक ट्रेंड? All of them, all such values successively increasing in magnitude or decreasing in magnitude? Increasing in magnitude, हाँ? Decreasing कैसे? It is not only depending on theta, the entire denominator term जो है, ध्यान से देखो mathematically, denominator term is depending on cos theta as well as sin theta। cos और sin
दो अलग अलग नेचर का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो कॉस एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। थीटा के बढ़ने पे साइन का वैल्यू बढ़ता है, जबकि थीटा के बढ़ने पे कॉस का वैल्यू डिक्रीज होता है। तो पूरा का पूरा डिपेंडेंट डिनोमिनेटर पूरा तो इंक्रीजिंग पैरामीटर पर नहीं ना है और ना ही पूरा डिक्रीजिंग पैरामीटर पे है। इट इज पार्टली डिपेंडिंग ऑन इंक्रीजिंग पैरामीटर एज वेल एज पार्टली डिपेंडिंग ऑन डिक्रीजिंग पैरामीटर। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए ना तो थीटा के लगातार बढ़ते रहने से दिस अप्लाइड फोर्स ना ही एक्सक्लूसिवली कंटिन्यू इंक्रीज करेगा और ना ही कंटिन्यू डिक्रीज करेगा। समझ में आया? एक ऐसा भी एमसीक्यू तो हो सकता है, हाँ, जो तुम सोचा ही नहीं होगा, इस तरह से एक एमसीक्यू डाल देगा। तो अब ये हम लोग सीखे कि चूंकि ये एक्सप्रेशन डिपेंड कर रहा है बोथ कॉस एज वेल एज साइन ऑफ द एंगल पे, जहां कॉस ऑफ एंगल डिक्रीजिंग फंक्शन है मैथमेटिकली, साइन ऑफ एंगल इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब है कि जब एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग फंक्शन, तब वो एक्सक्लूसिवली इंक्रीजिंग या एक्सक्लूसिवली डिक्रीजिंग दोनों में कुछ भी नहीं होता है। तब फिर उसका ट्रेंड क्या होता है को वो अगर शुरू में इंक्रीज करेगा तो एक सर्टेन वैल्यू के बाद फिर डिक्रीज करेगा, या शुरू में डिक्रीज करेगा तो एक सर्टेन वैल्यू के बाद फिर इंक्रीज करेगा, यानी कि वो कंटिन्यूअस नहीं होता है विद इन ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? अब वही हम देखेंगे कि ये डिनोमिनेटर का वेरिएशन जो है वो एफ का, ये नेट अप्लाइड फोर्स का मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू हमको कितना और कहां एवेल कराता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो चूंकि एक मैथमेटिकल टर्म आ गया, मैथमेटिकल आर्गुमेंट है, सिंस डिनोमिनेटर विच इज डिपेंडिंग ऑन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ठीक है ना। अब ये थीटा डिपेंडेंट एक्सप्रेशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट आई विल डिफरेंशिएट दिस डिनोमिनेटर विथ रेस्पेक्ट टू द डिपेंडेंट पैरामीटर थीटा, ठीक है। डिफरेंशिएशन करेंगे। कैलकुलस में एक चैप्टर होता है मैक्सिमा मिनिमा, एप्लीकेशन ऑफ dy dx। तो हम लोग जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कांस्टेंट साइन थीटा का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस थीटा। डेरिवेटिव क्या था, मैं कहा कि डी डी आर बाई डी थीटा, ध्यान से समझो, ये सिंप्लीफाई किया था तो इसका डेरिवेटिव ये आया था कि नहीं आया था। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 करूं और फिर सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास क्या रहेगा, साइन थीटा बराबर म्यू कॉस थीटा, हाँ या ना। अच्छा, अब अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं, साइन बाई कॉस यानी टेन थीटा का वैल्यू म्यू, तो टेन थीटा का वैल्यू अगर म्यू है तो थीटा का कोई रियल सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है। इसका मतलब ये डेरिवेटिव कभी ना कभी 0 होता है। ऐसा नहीं कि थीटा का वैल्यू कुछ भी डालते रहे ये हमेशा नॉन जीरो तो नहीं रहेगा। आर यू गेटिंग मी और नॉट? वी आर गेटिंग वन वैल्यू ऑफ थीटा एट विच टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू। ये एक रियल सॉल्यूशन है तो म्यू का तो एक एब्सोल्यूट वैल्यू होगा ना। किसी भी रफ सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का एक तो एब्सोल्यूट रियल वैल्यू होगा, वो तो इमेजिनरी वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब ये थीटा रियल सॉल्यूशन है। इसका मतलब द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज रीचिंग 0, ठीक है। अभी मैंने क्या कहा था कि टेंजेंट जो एंगल बनाता है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ, tan ऑफ द एंगल ही स्लोप डिसाइड करता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा है ये जो डेरिवेटिव है ना, ये डेरिवेटिव इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द फंक्शन, स्लोप ऑफ द फंक्शन। मतलब समझ में आया? जो किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो तो जो डेरिवेटिव एक्सप्रेशन निकलता है वही उस फंक्शनल रिलेशन का स्लोप को डिसाइड करता है। तो इसका मतलब है कि हमारा यहाँ जो थीटा डिपेंडेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में आया, वो डिनोमिनेटर एक्सप्रेशन कभी ना कभी 0 होगा, वो हमेशा नॉन जीरो नहीं है, ठीक है ना।
वो थ्रू आउट पॉजिटिव क्वांटिटी या थ्रू आउट नेगेटिव क्वांटिटी नहीं है, वो एक बार जीरो होगा। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि जब डिनोमिनेटर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक बार जीरो हो रहा है तो डेफिनेटली कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव जब एक बार जीरो होता है तो इसका मतलब है कि ग्राफ का नेचर से समझो। एक बार फिर से ग्राफ पर आते हैं। देखो, कभी अगर मेरे को एक ग्राफ ऐसे दिखे, ध्यान से देखो बात को, एक ग्राफ ऐसे है, ध्यान से समझो बात को, इधर देखो, ये एक ग्राफ है जो ए बी सी, मतलब ग्राफ का एग्जिस्टेंस ए बी सी, ठीक है। अब देखो, ए से बी जाएंगे तो एक्स का वैल्यू चेंज हो रहा, बी से सी जा रहे तो भी एक्स का वैल्यू चेंज हो रहा, लेकिन वाई का वैल्यू को ध्यान से देखो तो ऑन चेंजिंग फ्रॉम x1 टू ये वैल्यू मान लो x2, ठीक है, और ये वैल्यू x3, ठीक है। x का वैल्यू x1 से x2 तक जाते हैं तो करस्पॉन्डिंग y इंक्रीज हो रहा है, फिर फर्दर x2 से और आगे बढ़ रहे हैं x3 तक तो y का वैल्यू अब डिक्रीज हो रहा है। मतलब नेचर हमको नॉर्मली देखे तो हमको साफ समझ में आ रहा है कि y का वैल्यू x के बढ़ने के साथ साथ इनिशियली y इज इंक्रीजिंग एंड देन डिक्रीजिंग। तो ये पूरा x1 से x3 के बीच में, ये पूरा x का जो रेंज है फ्रॉम x1 से x3, इसके बीच में x इक्वल टू x2 वो वैल्यू है जब फंक्शन अपना मैक्सिमम y वैल्यू को दिखा रहा है, हाँ या ना? हम ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? एट x इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट एट x इक्वल टू x2 y is at its maximum, y is at its maximum value, क्लियर है? अब तुम ध्यान, इसका मतलब ये फंक्शन का नेचर को क्या कहेंगे? इनिशियली इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग। इस फंक्शन का नेचर क्या कहेंगे? इनिशियली इंक्रीजिंग, इनिशियली इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग। अच्छा, कोई भी चीज जब इंक्रीज होते होते फिर उसके बाद डिक्रीज होना शुरू होगा तो इसका मतलब इंक्रीज होते होते एक जो इंक्रीज होने का जो लास्ट वैल्यू है वो मैक्सिमम, ठीक है। तो उसीलिए मैंने लिखा एट x इक्वल टू x2 y इज एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो तो एग्जैक्टली जिस जगह में हम कह रहे हैं कि फंक्शन इज रिप्रेजेंटिंग इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ग्राफ का वो पॉइंट कौन सा पॉइंट है? बी। तो अगर मैं B में टेंजेंट ड्रॉ करूं, ध्यान से देखो, अगर मैं B में टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो टेंजेंट कैसा लाइन होगा? स्ट्रेट लाइन। सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही नहीं, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, हाँ या ना? टेंजेंट एट B, जो मैक्सिमम पोजीशन, जिस ग्राफ का जो पॉइंट y को मैक्सिमम बता रहा है उस जगह में अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो टेंजेंट का पोजीशन क्या हो रहा है? हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी एक्स एक्सिस से पैरेलल। तो जो लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल होता है उस लाइन का स्लोप कितना होता है? 0। तो यानी कि ये अगर ग्राफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, इन जनरल y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, तो इसका मतलब है कि dy बाई डी एक्स इस ग्राफ का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू x2। इस ग्राफ का डेरिवेटिव यहां मैंने लिखा ना, ये जो डेरिवेटिव इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द फंक्शन, जिस फंक्शन का बात करते हैं उसको जब डिफरेंशिएट करके लिखते हैं तो उसका जो डिफरेंशियल करने के लिखने का जो स्टेप है उसी को डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का टर्म को डिफरेंशिएट करने से ये टर्म आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो जब फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होता है तो वो उस फंक्शन का स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो देखो, इस फंक्शन में y जब मैक्सिमम में पहुंचा तब उसका स्लोप कितना हुआ? मैक्सिमम में आने के पहले किसी पॉइंट में अगर टेंजेंट ड्रॉ करे तो वहां स्लोप पॉजिटिव, और मैक्सिमम के बाद का किसी पॉइंट में अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करो तो वहां स्लोप नेगेटिव। हमने इसके पहले लिखाया था जहां स्लोप नेगेटिव होता है डिक्रीजिंग, जहां स्लोप पॉजिटिव होता है इंक्रीजिंग। तो देखो, बी के पहले मैच कर रहा ना, नेचर इंक्रीजिंग, बी के बाद नेचर डिक्रीजिंग, स्लोप से भी आर्गुमेंट जस्टिफाई हो रहा है।
और बी में स्लोप 0, यानी कि वो मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जब 0 बनता है, जिस पॉइंट पे 0 बनता है, वो उस पॉइंट को या तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन या मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन बताता है। जैसे ये ग्राफ है तो ये इंक्रीज होते होते डिक्रीज हुआ, इसीलिए बी को मैक्सिमम बोले। अगर वही एक मैं दूसरा ड्राइंग इस तरह से करूं ग्राफ का, अगर मैं एक दूसरा ड्राइंग इस तरह से करूं, समथिंग लाइक दिस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां इस ग्राफ के अकॉर्डिंग मान लो ये ए, ये बी, ये सी है। अब ध्यान से देखो, ये x बराबर x2, अब ये x बराबर यहां x3, अब ये वाला x बराबर x1। अब ध्यान से देखो तो अब x1 से x2 x इंक्रीज हो रहा तो y डिक्रीज हो रहा ना, और फिर x2 से x3 तक x इंक्रीज हो रहा, y इंक्रीज हो रहा। मतलब अब इसका नेचर कैसे है? इनिशियली डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग। तो डिक्रीज होते होते इंक्रीज हो रहा, मतलब ये मिनिमम। तुम फिर इस पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करके देखो, सो यू विल सी द टेंजेंट एट द लोएस्ट पॉइंट ऑन द ग्राफ इज अगेन अपीयरिंग पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, यानी कि इस लाइन का स्लोप फिर से 0। तो ऑन द ग्राफ जहां स्लोप 0 होता है वो पॉइंट आइदर ग्राफ का मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है। प्रीवियस डायग्राम में बी में वो मैक्सिमम था, जबकि इस पॉइंट में नाउ एट x इक्वल टू x2, दैट इज एट b it shows minimum value of the function। मैंने पूरा ये मैथमेटिकल आर्गुमेंट पूरा इसलिए डिटेल में डिस्कस किया क्योंकि हम लोगों को पूरे फिजिक्स में बार बार ये आर्गुमेंट को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। एमसीक्यू सॉल्व करो या न्यूमेरिकल सॉल्व करो, है ना, ये मैक्सिमा कहाँ है, कहाँ मिनिमम है, नेचर कहाँ इंक्रीज हो रहा है, नेचर कहाँ डिक्रीज हो रहा है, इसके लिए हमको ये ग्राफ और ये कैलकुलस का कॉम्बिनेशन का नॉलेज होना जरूरी है। क्लियर हो रहा है बात? अब तक इतना डिस्कस करने के बाद हम वापस उस चीज में आते हैं जहां हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ऑब्लिक डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स ऑन अ ब्लॉक टू मूव ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। वो जो डिनोमिनेटर का फंक्शन, हमारा एक्सप्रेशन क्या आया था, एक बार कॉपी चेक करो और मेरे को बोलो कि एफ का जो एक्सप्रेशन था वो था न्यूमरेटर में म्यू एम जी, और डिनोमिनेटर में क्या था बोलो तो कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये था। यहाँ से हमने डिराइव किया था डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, that is differentiation of the denominator term with theta, and we got it as minus sin theta plus mu cos theta, and from this step equating it to 0 we got it tan theta is equal to mu, right? तो इसका मतलब है कि हम अगर न्यूमेरिकली tan थीटा की जगह म्यू डाल दे तो ये वाला डेरिवेटिव टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला डेरिवेटिव एक्सप्रेशन 0। और अभी हमने डिस्कस किया कि जब भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है तो वो क्या किस बात को बताता है कि जिस वैल्यू पे वो डेरिवेटिव 0 हो रहा है एग्जैक्टली वो वैल्यू फंक्शन पे बैठा हो तो फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। क्लियर? अब देखो दैट मीन्स, अच्छा अब सवाल है कि दो आर्गुमेंट है कि ये डेरिवेटिव 0 होता है तो दैट शोज मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमम। तो हम कैसे तय करें कि tan थीटा म्यू बैठाने पे ये डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा? क्योंकि देखो डिनोमिनेटर अगर मैक्सिमम हो गया तो अप्लाइड फोर्स मिनिमम, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना, और डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम। हमको तो आर्गुमेंट करना है मिनिमम एफर्ट टू मूव द मास, वही था ना आर्गुमेंट कि कितना मिनिमम फोर्स लगे ताकि मास अपना चलना शुरू करे। तो हमको एफ मिनिमम चाहिए, यानी हमको ये डिनोमिनेटर को मैक्सिमम दिखाना है। अब सवाल है
कि tan थीटा इक्वल टू म्यू पे ये मैक्सिमम होगा कि नहीं, कैसे समझेंगे? तो उसका एक और तरीका है कि जब कभी हम सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव से एक वैल्यू मिलता है और हम ये तय नहीं कर पाते कि उस वैल्यू पे वो फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है, और हमको एक्सक्लूसिव कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है, तब करना क्या है, हमको उस डेरिवेटिव को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना है। यानी कि इस स्टेप को डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, इसको एक बार फिर से थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो तब उसको बोलेंगे, ये एक बार डिफरेंशिएट करने से ये आया था तो ये था फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको बोलेंगे सेकेंड डेरिवेटिव। लिखने का तरीका है d2 ऑफ dr डिवाइडेड बाई d थीटा 2। जैसे डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं वेलोसिटी मिलता है, उसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं एक्सेलरेशन मिलता है। इसीलिए मैथमेटिक्स देखना, एक्सेलरेशन को कई जगह लिखा जाता है d2s बाई dt2। किताब में देखना हर जगह एक और dv बाई dt नहीं, कई जगह d2s बाई dt2 भी लिखा जाता है, कारण एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का सेकेंड डेरिवेटिव है। तो उसी तरह अब ये सेकेंड डेरिवेटिव जो होगा, यानी कि ये वाला जो स्टेप था, इसको फिर से दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, देखो, माइनस ऑफ साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, ठीक है, प्लस म्यू कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन थीटा। अब देखो ये पूरा टर्म टोटली माइनस पर आ गया ना, यानी कि अब तुम tan थीटा का वैल्यू म्यू डाल दो तो क्या तुम नेगेटिव साइन से हट सकते हो? दोनों ही तो नेगेटिव साइन है। दो नेगेटिव क्वांटिटी का मैथमेटिकल एडिशन इज नेगेटिव ऑलवेज, वो तो कभी पॉजिटिव नहीं बनने वाला है ना। माइनस ए माइनस बी इज ऑलवेज माइनस ऑफ ए प्लस बी, तो अल्टीमेटली इट इज ए माइनस नेगेटिव क्वांटिटी। तो यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव इज कन्फर्मली नेगेटिव क्वांटिटी। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब किसी फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव कन्फर्मली नेगेटिव क्वांटिटी होता है, इसका मतलब है कि वो फंक्शन जो कि डिनोमिनेटर का है, डिनोमिनेटर dr इज मैक्सिमम एट tan थीटा इक्वल टू म्यू। समझ में आया? जब किसी फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो इट इज कंफर्म दैट कि फर्स्ट डेरिवेटिव जिस वैल्यू पे जीरो हुआ था वो वैल्यू बैठाने से फंक्शन का सिर्फ एक ही क्रिटिकल वैल्यू आएगा और वो मैक्सिमम। समझ में आया? यानी कि इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू तुम जान ही नहीं सकते हो, मैक्सिमम। और यदि सेकेंड डेरिवेटिव है, এটা मैथमेटिकल रूल, ডিফারেন্সিয়েশন এ ম্যাথমেটিক্যাল রুল, হ্যাঁ। আর যদি সেকেন্ড ডেরিভেটিভ পজিটিভ চলে আসে তাহলে এটা কনফার্মলি মিনিমাম। আর ইউ গেটিং মি? चूंकि सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन, उसको लैंग्वेज में लिख के रख सकते हो, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन confirms negative if second derivative of a function confirms negative, that means at the critical value, that means at the critical value, critical मतलब उस वैल्यू को बोल रहे हैं जिस पे डेरिवेटिव जीरो हुआ था, उसको क्रिटिकल बोल रहे हैं। कारण ये अगर आया बोल के तो फंक्शन का जो नेचर है विद इन रेंज चेंज हुआ ना, इंक्रीज होते होते डिक्रीज हुआ, मतलब नेचर चेंज हुआ। और जिस फंक्शन में क्रिटिकल वैल्यू नहीं मिलता है उसका नेचर थ्रू आउट ऑफ इज एग्जिस्टेंस एक ही रहता है। समझ में आया? क्रिटिकल उस स्टेज को कहते हैं जब नेचर चेंज होता है, जिस पॉइंट के अबाउट चेंज होता है वो फंक्शन का क्रिटिकल वैल्यू होता है, ठीक है। और क्रिटिकल वैल्यू पे ही फंक्शन, इसका मतलब इधर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो हमने क्या लिखा कि व्हेन इफ सेकेंड डेरिवेटिव कन्फर्म्स नेगेटिव at it that means the function is maximum at its critical value, ठीक है। then the function is maximum at its critical value। तो
तो चूंकि यहां भी हम इसको डिनोमिनेटर बेस्ड एक्सप्रेशन का सेकेंड डेरिवेटिव कंफर्म हुआ नेगेटिव क्वांटिटी, तो इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर क्वांटिटी इज कंफर्मली मैक्सिमम, इट विल गिव मैक्सिमम वैल्यू एट दिस क्रिटिकल वैल्यू दैट इज tan थीटा इक्वल टू म्यू। समझ में आया कि नहीं आया? सो देयरफॉर अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर ये जो डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा जब हम cos थीटा और म्यू साइन थीटा का ये जो एक्सप्रेशन है उसको इन टर्म ऑफ म्यू निकाल दूं। कैसे निकलेगा अब देखो, अब हम जानते हैं कि tan थीटा का न्यूमेरिकल वैल्यू अगर म्यू है तो करस्पॉन्डिंगली cos थीटा का वैल्यू इन टर्म ऑफ म्यू क्या होगा? একটা ট্রিগোনোমেট্রিক টার্ম থেকে আরেকটা ট্রিগোনোমেট্রিক টার্মের ভ্যালু কিভাবে বার করতে হয়? साइन से कॉस निकाल सकते हो, साइन कॉस का रिलेशन होता है, साइन और टेन का डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है। वैसे केस में क्या करोगे? सीधा सा मतलब है भाई क्लास वन पे चले जाते हैं। क्लास वन क्या कहता है? क्लास वन कहता है कि टेन थीटा का कोई भी रियल वैल्यू मतलब ये रेशियो प्रोपोर्शन में परपेंडिकुलर टू बेस, तो परपेंडिकुलर म्यू बेस वन रेशियो प्रोपोर्शन में वही है ना होगा। तो इसका मतलब अगर एक tan थीटा का वैल्यू म्यू है और वो म्यू वैल्यू को हम अगर रेशियो प्रोपोर्शंस में परपेंडिकुलर टू बेस लिखते हैं तो करस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज अगेंस्ट दिस एक्यूट एंगल थीटा कितना होगा? अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। তার মানে এইচটা এখান থেকে লিখতে পারি তাহলে এইচ ইজ ইকুয়াল টু আন্ডার রুট অফ 1 প্লাস মিউ স্কোয়ার, তাই তো? পাইথাগোরাস তাই শেখায় তো, স্কোয়ার অফ দ্য হাইপোটেনিউজ ইজ ইকুয়াল টু সাম অফ দ্য স্কোয়ার অফ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। अच्छा, तो अब देखो मेरे को चाहिए cos थीटा का वैल्यू, तो cos थीटा का रेशियो प्रोपोर्शन में क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। यहां हम रेशियो प्रोपोर्शन के हिसाब से बेस हमारा क्या है? 1, म्यू बाई 1 इज म्यू, तई तो तले बेस इज 1, परपेंडिकुलर इज म्यू एंड हाइपोटेन्यूज इज दिस। और cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है? तो कैन आई राइट डाउन दिस इज 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस म्यू इनटू साइन थीटा। साइन थीटा को क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना? हाइपोटेन्यूज कितना? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं म्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, हाँ या ना? ये जब हमने cos थीटा और साइन थीटा का वैल्यू बेस्ड ऑन वो tan थीटा के हिसाब से लिख दिया, मतलब हमारा डिनोमिनेटर का ये मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गया। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर आएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर होगा ना, म्यू इंटू म्यू म्यू स्क्वायर, और नीचे वही वैल्यू रूट के अंदर। तो सिंप्लीफाई करेंगे देंगे तो अल्टीमेटली इट इज 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। समझ में आया? तो ये हो गया सिंप्लीफाइड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेटर एट अ स्पेसिफिक वैल्यू व्हेन tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। ये हर कोई वैल्यू पे नहीं होगा, वो एक स्पेसिफिक वैल्यू है। और जब हम डिनोमिनेटर का वो मैक्सिमम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन द एक्सप्रेशन, मींस आई गेट द करस्पॉन्डिंग अप्लाइड फोर्स मिनिमम वैल्यू। सो देयरफॉर एफ मिनिमम का न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ म्यू एम जी बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? तो अल्टीमेटली हमारा जो स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन था कि हम एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में, हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस में रखे हुए किसी मास को हॉरिजॉन्टल फोर्स से पुल करेंगे तो हमारा एफर्ट मिनिमम कितना होना चाहिए, सो दैट आई कैन मूव द मास ऑन हॉरिजॉन्टल रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्गुमेंट टुडे एंड वी गॉट इट वाज म्यू एम जी, राइट। वही ब्लॉक को अगर हम हॉरिजॉन्टल फोर्स ना लगा के ऑब्लिक फोर्स लगाते हैं ताकि हम सेम रिजल्ट ला सके, तो तब फिर हमारा एफर्ट कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए। समझ में आया?